हेलो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। तो सही कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं होती है, तो तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। हमने आपको बताया था कि परतदार चट्टानों को अवसादी चट्टानें भी कहते हैं, और अवसादी चट्टानें जो होती है इनमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म इनमें पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण जो है जलीय तंत्र द्वारा हुआ है, अर्थात इन चट्टानों का निर्माण जो है टूट फूट के कारण हुआ है। और परतदार चट्टानें हैं ये। और परतदार चट्टानों के विषय में आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि इनमें परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फोन आल्प्स पर्वत, सिमुम अरब मरुस्थल, सांता आना न्यूजीलैंड, खमसिन मिस्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। सांता आना न्यूजीलैंड में नहीं चलती है, ये चलती है कैलिफोर्निया में। यूएसए के कैलिफोर्निया देश में ये चलती है। खमसिन हम सब जानते हैं कि ये मिस्र में बहने वाली गर्म हवा है, तो ये एक गर्म पवन है। जबकि ऊपर की तीनों शुष्क स्थानीय पवन है। पूछा जा सकता है कि फोन किस प्रकार की पवन है, तो यह शुष्क स्थानीय पवन है। प्रश्न नंबर देखिए 3। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मसालों का। प्रश्न नंबर 4 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ में सही मिलान करना है। परियोजना और प्रारंभ होने वाला वर्ष यहाँ पर दिया गया है। हाथी परियोजना वर्ष 1992 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो ए का 3 आएगा। ए का 3 देख लीजिए, ऑप्शन सी में है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परंतु अन्य पॉइंटों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लाल पांडा परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 1996 में। बाघ परियोजना वर्ष 1973 में इसको प्रारंभ किया गया था। हंगुल परियोजना वर्ष 1970 में जो इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। उचित लगने पर पॉइंटों को नोट अवश्य कर लेना है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में संस्थान है और सूची सेकंड में अवस्थिति दी गई है। और आपने पेपर का एनालिसिस देखा होगा कि वहाँ पर जो है संस्थान से संबंधित प्रश्न देखने को आपको मिला था। भारत हिंदू नाट्य अकादमी कहाँ पर है ये? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। ए का 2 आएगा। निराला आर्ट गैलरी ये कहाँ पर है? ये आपकी है प्रयागराज में, तो बी का 1 आएगा। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद इम्पोर्टेंट है ये अवस्थित है वाराणसी में, तो सी का 3 लिख दीजिए। कारपेट इको लैब ये है आपकी भदोई में, तो डी का 4 आएगा। 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? गाजीपुर, वाराणसी, बाराबंकी, शाहजहाँपुर। तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है बाराबंकी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गाजीपुर भी है, परंतु बाराबंकी सबसे बड़ा उत्पादक जिला है उत्तर प्रदेश में अफीम का। प्रश्न नंबर लगाइए 7। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। उपरोक्त की पदावधि का सही कालक्रम क्या है? लॉर्ड कर्जन दिया गया है, लॉर्ड चेमफोर्ड्स दिया गया है, लॉर्ड हॉन्टिंग दिया गया है और लॉर्ड इरविन दिया गया है। इनको जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो था 1899 से लेकर के 1905 तक। बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था, तो 1905 याद रहेगा, लास्ट में आएगा।
और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 तक इसका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल था 1910 से लेकर के 1916 तक। और लॉर्ड इरविन, देखिए लॉर्ड इरविन को जानते भी होंगे, 1931, 5 मार्च 1931 को तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें से 5 आप लेस कर दीजिए, तो 1926 से लेकर के 1931 तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था 1916 से लेकर के 1921 तक था। थोड़ा सा हम देखें तो एक पॉइंट यहाँ पर छूटा है, 1905 से 1910 किसका कार्यकाल था? 1905 से 1910 तक किसका कार्यकाल था, ये भी जान लेना है। तो ये कार्यकाल था लॉर्ड मिंटो का। किसका था? लॉर्ड मिंटो सेकंड का था। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा टॉपिक था ये, इसको जरूर कवर कर लेना है आपको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पीलीभीत, सहारनपुर, इटावा, इनमें से कोई नहीं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित है लखीमपुर खीरी में। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। पहला पॉइंट ये दे देगा और दूसरा पॉइंट दे देगा इसका क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखेंगे कि इसका जो है क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? आईटी पार्क कानपुर दिया गया है, डिफेंस पार्क कानपुर दिया गया है, थीम पार्क आगरा दिया गया है, इत्र पार्क कन्नौज दिया गया है। कुछ विद्यार्थी जानते होंगे कि इत्र पार्क जो है कन्नौज में है। तो डी तो हमको पता है और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। आईटी पार्क आपका कानपुर में नहीं है। कहाँ पर है ये? तो ये आपका है लखनऊ में स्थित है आईटी पार्क। और डिफेंस पार्क कानपुर में है, थीम पार्क आगरा में है। जो विद्यार्थी नोट करते रहते हैं उचित पॉइंटों को लिख करके, वो काफ़ी अच्छा स्कोर जो है कर जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न नंबर 10 लगाइए। यदि 3 गुणा 4 लिखा गया है या 3 या 4 कहिएगा, इसको जो है 1609 लिखा गया है। तो इसी प्रकार आपको 4 और 7 बराबर होंगे, इसके आंसर कीजिए। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, 4916 आएगा। देखिए 3 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा आपका 9 और 4 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 16, यानी कि लास्ट वाला पहला आ रहा है और पहले वाला जो है लास्ट में आ रहा है। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 पहले आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बाद में आ जाएगा। तो 4916 ही राइट आंसर है। वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटा जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त हो जाता है? तो भिन्न से भी एक प्रश्न आया था, आसान है ये भी, आप इसको कर सकते हो। 1/2 से घटाया जाता है तो प्राप्त होता है 2/3। यदि हम 1/2 में से x को घटा दें और 2/3 हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो 1/2 को यहीं पर रहने देते हैं, 2/3 को इधर ले आएंगे और x को जो इधर लेते जाएंगे। अब इसको हल कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 6 और फिर 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा और इधर x रहने देते हैं। तो -4 में से 3 जाने पर कितना आएगा? माइनस का 1/6 आ जाएगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 1/6 जो है वह भिन्न है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एग्जिट मान पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थल बाधित बताना है आपको, लैंड लॉक्ड देश बताना है। अफगानिस्तान तो 100% है, हंगरी, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड। तो डी राइट आंसर है। तीसरे वाला पॉइंट नहीं आएगा। स्थल बाधित देश में अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड। देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछले वर्षों में इस तरह का प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको शामिल किया गया है और इसके कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर कर लेंगे आज। स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड देश
उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। समुद्र से नहीं मिलती है अर्थात स्थल से उनकी सीमाएं लगती हैं। विश्व के स्थल रुद्र देशों की संख्या कितनी है? 45 है, 45 है। एशिया महाद्वीप में स्थल रुद्र देश कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान, ये भारत से टच है, अफगानिस्तान को याद रखेंगे, भूटान को भी याद रखेंगे, नेपाल को भी याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और ये तो याद ही रहेगा अजरबैजान और आर्मेनिया। इन दोनों में युद्ध भी हुआ था, पहले आपने देखा होगा, तो ये भी याद रखेंगे। और मंगोलिया, ये कुछ यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, तो उनको याद कर लीजिए। और एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है? कजाकिस्तान है, ये इम्पोर्टेंट है। और दक्षिण एशिया में स्थित है अफगानिस्तान, यह एक स्थलवादी देश है, ये तो याद ही रखने हैं। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, जब भी ऐसे प्रश्न में ऑप्शन दिख जाएगा समझ जाना है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्र है? बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे, तो ये तो नहीं देखने को मिले हैं अभी, तो ये यहाँ पर राइट आंसर है बोलीविया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल 2 इस प्रकार की कंट्री हैं, एक तो बोलीविया है और दूसरी है पराग्वे। तो दोनों को याद रखना है, केवल 2 ही हैं दक्षिणी महाद्वीप में, 2 ही देश हैं जो कि स्थल रुद्र हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद आयु 5:6 के अनुपात में है होगी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वेरी इजी प्रश्न है, चलिए कर लेते हैं। तो ए बी की वर्तमान आयु हम जो है ट्रिक मेथड से ही करेंगे। कितनी दी गई है? 4:5 के अनुपात में दी गई है। 5 वर्ष बाद 5:6 के अनुपात में हो जाती है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए। फिर जो 5 वर्ष बाद कह रहा है, इस 5 को आप यहाँ पर नीचे लिखिए दोस्तों। 5 वर्ष बाद अब यहाँ पर इन दोनों की गुना कीजिए, फिर इन दोनों की गुना कर लीजिए। 5 5 25 हो जाएगा और 4 6 की 24 हो जाएगा। दोनों को घटाइए, 1 आएगा। फिर आप बाद में यहाँ पर लास्ट में देखिए, इन दोनों की गुना कीजिए, फिर इन दोनों की गुना कीजिए, यानी कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। 5 6 30 होगा और यहाँ पर इनका हमको अंतर लेना है। 5 5 25 होगा, तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब आप देखिए 1 बराबर है 5 के, 1 की वैल्यू जो है 5 के बराबर है दोस्तों। आपसे पूछा गया ए की वर्तमान आयु, ए हमारा ये है 4, तो 4x, तो आप जो है 4 गुणा 5 कीजिए, कितना आएगा? 20 आएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ये इजली मेथड है। और आप चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए हम सभी को जानेंगे। 4x 5x मान लीजिए, 5 वर्ष बाद जो कितना अनुपात हो रहा है? 5:6 का अनुपात हो रहा है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 4x का मान हमको बाद में बता देना है। ऐसे भी कर सकते हैं। 1/x बराबर 4 दिया गया है, 1/y बराबर 7 है। x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो x y का मान हमको निकालना है। आप देखिए यहाँ पर 1/x दिया गया, 1/y दिया गया है, तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इसको x लिख लीजिए, यानी कि इसको 1/ लिखा हुआ है, तो आप सिंपल करके इसको x लिख लीजिए और 4 को जो है 1/x में बदल दीजिए, यानी कि हमने यहाँ पर इनको उल्टा किया है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 1/7 होगी। अब आप आसानी से इसमें रख दीजिए मान को, कितना आएगा? 1/4 1/7 गुणा कीजिए 11/28। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा 1024। ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है और 32 का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यही आंसर बनेगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है
एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपको इतनी और इतनी दी गई हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी जो है दो भुजाएं बराबर होती हैं उसी को जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको 3x + 3 दिया गया है और 2x + 5 दिया गया है। x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो आप इनको बराबर रख दीजिए, यानी कि ये भुजाएं आपको बराबर रखनी पड़ेगी। 3x + 3 = 2x + 5। आप इधर ले आइए 2x को, इधर आने पर ये घट जाएगा, x बचेगा और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। 61 का जो है 4th ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। एक रेलगाड़ी 56 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 1 मिनट में हमको दूरी तय करनी है। चलिए कर लेते हैं। चाल दी गई है 54 किमी प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे, 5/18 और दूरी हमको ज्ञात करनी है, x मान लेते हैं और आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 60 सेकंड, 18 तिया 54 होगा, 3 पंजे 15 होगा, फिर आप 60 की यहाँ पर गुणा कर लीजिए, x यहाँ पर आ जाएगा तो 15 छिकी 90 हो जाएगा। 1 0 यहाँ पर ऑलरेडी लगा देनी है आपको। तो x की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 900 मीटर। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप दिया गया है तो आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है x + y = 28 परिमाप हमको दी गई है, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। और एक भुजा दी गई है 4 तो 4 लिख लीजिए। तो 2 से 28 काट दीजिए, कितना बचेगा? ये बचेगा 14। और एक भुजा दी गई है 4, दूसरी भुजा निकालने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी तो दूसरी भुजा हमको प्राप्त हो जाएगी 10। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 69 है। एक पुत्र की वर्तमान आयु माँ की आयु से आधी है। एक पुत्र की वर्तमान आयु माँ की आयु से आधी है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? माँ जो है पुत्र से बड़ी है, यानी 2 गुना है। यदि पुत्र x है तो माताजी 2x की हैं। फिर कह रहे 10 वर्ष पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी अधिक थी। तो हम इसको रेशो में जो है हल कर लेते हैं, यानी कि 2:1। 10 वर्ष पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले कह रहा है तो 10 आप माइनस लिख दीजिए पहले के लिए। तो 3 गुनी थी, 3:1 के रेशो में हो जाएगी। अब आप एक काम कीजिए, इस 10 को जो है यहाँ पर लिख लीजिए दोनों जगह। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, हमको इनका डिफरेंस लेना होता, 1 आया है। फिर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 तिया 30 और 10 एकम 10, तो यहाँ पर आएगा 20। तो 1 = 20 है। 1 की वैल्यू जो है 20 के बराबर है, ऐसा आप सपोज कीजिए, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया है पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो यहाँ पर देखिए 1 है और माता जी से 2 गुनी है, बड़ी है। तो क्या होगा? 20 वर्ष होगा। 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो 69 का 4th ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको निकालिएगा, यही मेथड बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है वीडियो का। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। ए को बी से कितने प्रतिशत
अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ये हमसे पूछा गया है। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, बी को ए से, तो बी को जो है ना ए से ये 100 है अपने आप में, इसको 20% अंक कम मिले हैं तो इसको 80 मिले होंगे बी वाले को। फिर कह रहा है ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, ए को जो है बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। तो आप यहाँ पर देखिए कितने अंक प्राप्त हुए इसको अधिक, 20 अंक प्राप्त हुए हैं। बी की अपेक्षा ए को 20 अंक अधिक मिले हैं, किसकी अपेक्षा, बी की। तो बी का मान नीचे रखिए, गुना 100 कीजिए, तो 20 चौक 80, काटेंगे 100 को 4 से तो 25 आएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है, ऐसे आप कर सकते हो। चलिए, एक प्रश्न को करने के कई मेथड होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।